तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का ये तीसरा और आखिरी पार्ट है वीडियो का, PT 365 का, जो हमारा डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आपका UPSC टू द पॉइंट में। और हम इस वीडियो में PT 365 पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट 3 और आखिरी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अमेंडमेंट बिल है। अब ये बिल है भाई साहब, तो बिल हम नहीं करेंगे डिस्कस। जब ये एक्ट बन जाएगा, कोई इसमें ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बिल है तो अलग बात है, लेकिन ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बिल नहीं है। तो एक्ट वगैरह जब आ जाएगा तो हम देखेंगे। हम लेकिन ये देख सकते हैं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 क्या है। कंसोलिडेटेड एंड अमेंडेड लॉज रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो बेसिकली इतना हमें पता होना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड एक एक्ट है जो 2002 में आया था, और इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। और एक और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमंग 300 लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड 3 सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया, जिसमें अमूल, इफ़को और KBRIBHCO, ये 3 सोसाइटीज़ जो है इंडिया की भी हैं, दुनिया की 300 बड़ी सबसे लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में से। ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह क्या होता है ये आपको पता ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वगैरह इसके बारे में जो भी हैं, एक बार हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सबसे पहले 7 शेड्यूल में मेंशन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह। दूसरा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में क्या है कि स्टेट सेल इंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ एंड ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो और फंडामेंटल राइट में भी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आप बना सकते हैं। बाकी DPSP में भी है कि स्टेट प्रमोट करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फॉर्मेशन और उनके मैनेजमेंट वगैरह को। ठीक है, और ये टाइप्स है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के। मेंस में इससे कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है कि क्रेडिट वाली होती हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, हर तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, फार्मिंग वाली भी होती हैं। अच्छा, एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इससे ये है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है, ये न्यूज़ में है तो आपको ये पता होना चाहिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है। इसमें क्या हो रहा है कि ऑनबोर्डिंग ऑफ कोऑपरेटिव्स ऑन GEM। तो GEM मतलब यही है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और इस पर अब क्या है, कोऑपरेटिव्स भी इस पर। अभी तक क्या था कि गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, उनको अगर कोई प्रोक्योरमेंट वगैरह कोई सामान खरीदना होता था तो GEM पोर्टल से खरीदती थी। अभी क्या हो रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी यहाँ पे खरीद बेच सकती हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि ऑनबोर्डिंग ऑफ कोऑपरेटिव ऑन GEM विल अलाउ कोऑपरेटिव टू प्रोक्योर थ्रू GEM पोर्टल लाइक अदर गवर्नमेंट बायर्स। GM इज वन ऑफ GM के बारे में क्या है, ठीक है, वन स्टॉप पोर्टल है, यहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं। और ये कौन डेवलप करा है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और अभी रिसेंटली जो रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि परचेज थ्रू GEM पोर्टल यूज़र हैव बीन ऑथराइज्ड एंड मेड मैंडेटरी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि ये मैंडेटरी प्रोविज़न है। अब आपको मतलब जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह को जो भी खरीदारी करनी होगी वो GEM पोर्टल के थ्रू ही करेंगे। और ये इसके फर्स्ट फेज़ में जो 100 करोड़ का टर्नओवर के कोऑपरेटिव्स हैं अभी उन्हें ही अलाउ किया जाएगा, बाद में आगे को भी करा जाएगा, और जब आएगा तब देख लेंगे। अगला जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स हैं। तो फॉरेन FCRA एक्ट है, इसके रूल्स में कुछ अमेंडमेंट किया गया है, उसके बारे में है। तो थोड़ा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं FCRA की। तो सबसे पहले 1969 में आया था कि पार्लियामेंट एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर फॉरेन पावर इंटरफेरेंस। क्या होता था कि बाहर के लोग विदेशी पैसा वैसा देकर यहाँ पे पॉलिटिकल सीन वगैरह क्रिएट कर देते थे, तो यहाँ पे पार्लियामेंट ने कंसर्न किया। फिर 1976 में FCRA लॉ आया। ठीक है, फिर FCRA 2010 टू कंसोलिडेट द लॉ यूटिलाइजिंग फॉरेन फंड एंड प्रोवाइड देयर यूज इन एक्टिविटी, तो 2010 में अमेंड किया गया, फिर 2020 में अमेंड किया गया। अभी जो अमेंडमेंट है उसमें क्या है कि इंडिविजुअल्स कैन सेंड अप टू 10 लाख विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। तो 10 लाख रुपए तक सेंड किया जा सकता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद अगर 10 लाख से ज़्यादा अगर आप भेजा रिसीव कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट को 30 दिन पहले नोटिस देनी पड़ेगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, FCRA को मैनेज कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद फॉरेन फंड्स की अगर बात करें तो प्रायर परमिशन टू रिसीव फॉरेन फंड्स थ्रू रजिस्ट्रेशन विथ मैंडेटरी आधार सबमिशन ऑफ एवरी ऑफिस वियर ऑफ NGO। तो अगर आप कोई NGO कोई चला रहा है और फॉरेन फंड्स को रिसीव कर रहा है तो उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जितने भी ऑफिस वियरर्स हैं उनको सबका आधार कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें ज़रूरी होंगी रजिस्ट्रेशन के लिए। फॉरेन फंड्स कौन कौन रिसीव नहीं कर सकता है इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो कोई भी पॉलिटिकल नेचर का ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इलेक्शन कैंडिडेट हो, जजेस हो, जर्नलिस्ट हो, और कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह हो, या पॉलिटिकल पार्टी वगैरह भी फॉरेन फंड्स नहीं ले सकती। अब FCRA अकाउंट की बात, इसी जो ये अमेंडमेंट एक्ट हुआ है मेजर 2020 का,
इसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। पहला कि फॉरेन फंड वाली बात हो गई कि सबका आधार कार्ड लगा के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि FCRA अकाउंट खोलना पड़ेगा। FCRA अकाउंट कहाँ खुलेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के न्यू दिल्ली ब्रांच में, और हर 5 साल में इसकी वैलिडिटी 5 साल की होगी FCRA रजिस्ट्रेशन की। फिर उसके बाद 5 साल जब ख़त्म होने वाला रहेगा तो 6 महीने पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पड़ेगा। अब फंड का यूज़ के बारे में बात है, तो इसमें क्या है कि पहले क्या था कि 50% फंड्स जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए यूज़ किया जा सकता था, लेकिन अभी क्या है 20% जितना भी आपको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है किसी NGO को, उसका केवल 20% फंड ही जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ के लिए किया जा सकता है। पहले ये लिमिट 50% थी। सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स और कंपलसरी फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स, ये भी मैंडेट किया गया है इस रूल में। अब NGO का रेगुलेशन वगैरह के बारे में ये मेंस का ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन करा है कि जो है रेगुलेशन NGO का रेगुलेशन करने का अधिकार गवर्नमेंट को है, क्योंकि अब सॉवरेन नेशन में कोई इंटरफेरेंस वगैरह क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये पूरा अधिकार है गवर्नमेंट को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। अगर आप NGO और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको पढ़ के लिख सकते हैं। अच्छा, फेमा एक्ट भी एक होता है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन वगैरह से रिलेटेड होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि FCRA को होम मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर करती है, और फेमा को कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर करती है, ठीक है। और ये 1999 में आया था। देयर आर सर्टेन NGOs दैट आर रजिस्टर्ड अंडर फेमा एंड कंटिन्यू टू डिस्पर्स फॉरेन फंड्स टू वेरियस एसोसिएशंस इन इंडिया। तो फेमा में ये अपडेट नहीं हुआ, जो FCRA के रूल्स थे उसमें अपडेट किया गया है। अब अगला खबर है मॉडल टेनेंसी एक्ट। तो 4 स्टेट्स ने अपना जो है टेनेंसी एक्ट जो है इनएक्ट किया है, जो कि बेस्ड है मॉडल टेनेंसी एक्ट पर। तो ठीक है, अब जो है मॉडल टेनेंसी एक्ट इतना खास बात नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाउसिंग इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल में स्टेट कॉन्करेंट और यूनियन लिस्ट की बात करी गई है, तो उसमें हाउसिंग क्या है? स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने MTA मतलब मॉडल टेनेंसी एक्ट लाया था, और स्टेट्स गवर्नमेंट को आज़ादी दी कि उसके बेसिस पर ये लोग अपने अपने स्टेट का एक्ट बना सकें। अब इसमें कौन कितने महीने क्या रहेगा, अब ये स्टेट का एक तो एक्ट है, और इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन इससे पूछने की संभावना बहुत कम है, तो हम इसको नहीं देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स 2022। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफाइड किया है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स गवर्निंग क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट CPA 2022। तो ये रूल्स नए जो है नोटिफाई करे हैं होम मिनिस्ट्री ने। ये जो एक्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट के अंडर में। तो क्या कुछ जो है इंपॉर्टेंट 1-2 प्रोविजंस हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले ये कि रिटेंशन ऑफ डिटेल की बात अगर करी जाए, तो अगर कोई भी क्रिमिनल को पुलिस वगैरह मतलब हिरासत में लेती है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन वगैरह, फ़ोटो, फिंगरप्रिंट वगैरह, ये सब चीज़ें ली जाती हैं, ठीक है। तो इनको डिजिटल माध्यम में रखना है, और 75 ईयर्स तक रखा जा सकता है। जिस दिन ये कलेक्शन हुआ है उसको 75 ईयर्स तक रखा जा सकता है। पहले इंपॉर्टेंट बात ये है। अब 1920 एक्ट और 2022 के एक्ट में क्या क्या चेंज हुआ है इसमें। अब ये बहुत पुराना एक्ट था, तो अब बायोलॉजिकल सैम्पल्स वगैरह, आइरिश, रेटिना, फिंगरप्रिंट्स, ये सब चीज़ें अब रखी जा सकती हैं, ठीक है। कौन पर्सन हुज डेटा में भी कलेक्टेड, किस पर्सन का डेटा कलेक्ट हुआ किया जा सकता है। कोई अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तो उसका भी किया जा सकता है, और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से किसी का भी कलेक्ट किया जा सकता है। अगर वो कोई इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही है, उसमें ज़रूरत है, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा तो आप किसी का भी कर सकते हैं। हालांकि फोर्सेबल कलेक्शन नहीं होता कि किसी से आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कोर्ट के ऑर्डर पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई रूल इतना काम का नहीं है। और रूल मेकिंग पावर पहले क्या है थी, स्टेट गवर्नमेंट के पास थी, अब सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास है। उसके बाद अब मेडिएशन बिल जो है आया है, इसको भी हम नहीं देखेंगे। अब बिल आया है, अब जब एक्ट बनेगा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न होगा तो देखेंगे, लेकिन मेडिएशन के बारे में हमको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो सेक्शन 89 ऑफ द CPC का मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इंसर्टेड इन 2002 इंट्रोड्यूस्ड मेडिएशन एज वन ऑफ द मीन्स फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। तो कोई डिस्प्यूट है उसको मेडिएशन का मतलब मध्यस्थता की हिंदी में कहते हैं उसे। तो कोई डिस्प्यूट को अगर कोर्ट वगैरह जाए बिना आप उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं तो मेडिएशन से किया जा सकता है। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 डिज़ाइन टू यूज़ द मेडिएशन
मेडिएशन विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट और ये रूल्स, ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सुलेशन एक्ट है, इन सब के अंडर में मेडिएशन किया जा सकता है। अब इसमें स्टेजेस क्या हैं इस बिल के बारे में डिटेल है, तो ये बिल के बारे में हम नहीं देखेंगे। ठीक है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट एक्ट 2022, तो ये जो एक्ट है इसमें बेसिकली क्या है कि न्यू दिल्ली में एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, उससे रिलेटेड ये एक्ट है। तो एक्ट अमेंड्स न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर 2019 एंड रीनेम्स द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एज इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो जो ये नाम था न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, इसको चेंज करके इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर कर दिया गया है। इसमें बेसिकली ये क्या है कि कोई कंपनीज, ये ज़्यादातर कॉरपोरेट के लिए बना हुआ है कि कोई कॉरपोरेट एंटिटी वगैरह है, अगर उसका कोई डिस्प्यूट वगैरह है तो इस सेंटर में आकर आर्बिट्रेशन किया जा सकता है, मध्यस्थता करके मैटर को रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और फिर से एक बिल की बात है, हम बिल वगैरह नहीं देखेंगे, जब एक्ट बन जाएगा तो देखेंगे। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है बिल्स वगैरह से रिलेटेड, तो कॉन्स्टिट्यूशनल SC/ST ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022। अब ये थोड़ा SC/ST से रिलेटेड है एक बिल, और ये बिल ही है लेकिन इसमें कुछ कम्युनिटीज़ वगैरह जो इसमें बात करी गई हैं उसके बारे में हम देख लेंगे। ये कम्युनिटीज़ ये न्यूज़ में है तो आ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे पहले बोगटा कम्युनिटी है झारखंड की। ठीक है, बोगटा कम्युनिटी ऑफ झारखंड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बोगटा कम्युनिटी ऑफ झारखंड जो है, बोगटा कम्युनिटी कहाँ की है, झारखंड की है। तो इसमें बेसिकली ये किया गया कि बोगटा कम्युनिटी को SC लिस्ट से हटाकर ST लिस्ट में डालने की बात करी गई है इस बिल में। तो शेड्यूल कास्ट में अभी हैं, इनको ST शेड्यूल ट्राइब बनाया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 341 और 342 के अंडर में फर्स्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ SC/ST इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर स्टेट ड्यूटी इज नोटिफाइड बाई प्रेसिडेंट ऑर्डर आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ स्टेट कंसर्न। तो ये SC/ST का जो है, जो डिजिग्नेशन दिया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है, और गवर्नर ऑफ स्टेट को पहले जो भी स्टेट है गवर्नर से बात करके कंसल्टेशन करके अंडर आर्टिकल 341 और 342 के अंडर में इन लोगों का स्पेसिफिकेशन करा जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। और जो है कुछ ट्राइब्स हैं जो न्यूज़ में है। पहली क्या है, हट्टी ट्राइब। हट्टी ट्राइब क्या है, हिमाचल प्रदेश की हट्टी ट्राइब, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। और ये क्लोज नेट कम्युनिटी है हु टेक देयर नेम फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ सेलिंग होम ग्रोन क्रॉप्स, वेजिटेबल, मीट एंड वूल। तो ये वेजिटेबल, मीट, वूल ये सब बेचते हैं और यहीं से इनका नाम आया है, तो इनको हट्टी ट्राइब कहा जाता है। ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। दूसरा है नरिकोरावन एंड कुरीविकरन। प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो सकती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नरिकोरावन एंड कुरीविकरन जो है हिल ट्राइब्स हैं तमिलनाडु की। नरिकोरावन को जैकाल कैचर्स भी कहा जाता है और कुरुविकरा को बर्ड ईटर्स भी कहा जाता है। उसके बाद तीसरी मतलब फोर्थ ट्राइब है विंजिया, छत्तीसगढ़। इनको भी लिस्ट में ऐड किया गया। तो विंजिया क्या है, एथनिक ग्रुप फाउंड इन उड़ीसा एंड झारखंड, हैव रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर। तो उड़ीसा और झारखंड में भी पाई जाती हैं, वैसे छत्तीसगढ़ में इनको लिस्ट में ऐड किया गया है। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इन 4 ट्राइब्स को ST लिस्ट में। तो क्या होता है, प्रोसेस ये होता है कि कैबिनेट अप्रूवल देती है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास हो जाता है, फिर प्रेसिडेंट वहाँ से ऑर्डर पास करते हैं। एक और है कम्युनिटी बेटा कुरबा कम्युनिटी, ये भी ST ट्राइब है और लोकसभा ने बिल पास किया है इनको ट्राइबल स्टेटस देने के लिए। तो ट्राइबल स्टेटस जो है अलग होता है और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं वो अलग होती हैं। तो ट्राइबल स्टेटस दिया जाएगा बेटा कुरुबा कम्युनिटी को, लोकसभा ने बिल पास कर दिया है। ठीक है, और मैसूर ये मतलब बेसिकली कर्नाटका में पाई जाती है, मैसूर, कोडागू और चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है। इसमें बेसिकली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया है इससे रिलेटेड, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्ट है क्या। तो 1991 में एक्ट आया था, प्रोहिबिट्स कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड टू प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन 15 अगस्त 1947। तो बेसिकली ये है कि 15 अगस्त 1947 में जो मंदिर था वो वही रहेगा, मस्जिद ही रहेगी, उसको रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता है। ऐसा जो है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में है। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या था, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला जो केस था, इस एक्ट के अंडर में नहीं आएगा।
अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल 104th अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या था बेसिकली कि जो पहले क्या था कि एंग्लो इंडियन ट्राइब्स थी उनको लोकसभा और स्टेट असेंबली में रिजर्वेशन था कि मतलब इतने नॉमिनेट किया जा सकता है एंग्लो इंडियन ट्राइब्स के जो है मेंबर्स को लोकसभा और स्टेट असेंबली में। तो 104th अमेंडमेंट जो एक्ट था उससे क्या हुआ कि ये जो प्रोविज़न था रिजर्वेशन वाला इसको ख़त्म कर दिया गया था। इसमें बेसिकली ये था कि हर 10 साल में बढ़ाना था इसको, तो इस बार बढ़ाया ही नहीं गया। और जो SC/ST वाला रिजर्वेशन है इसको बढ़ा दिया गया। तो यही है कि 104th अमेंडमेंट से ही इसको हटाया गया था। अब जो है लोकसभा या स्टेट असेंबली में ये कंपलसरी प्रोविज़न नहीं है कि आपको नॉमिनेट करना पड़ेगा। उसके बाद फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट 2022 आया। इसमें क्या है, एक्ट टू ग्रांट स्टेचुटरी कवर टू ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड फैमिली कोर्ट्स इन हिमाचल प्रदेश नागालैंड हैज़ कम टू फोर्स। तो फैमिली कोर्ट्स जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई थी। अब इस एक्ट के आने से क्या हुआ कि इनको रिकॉग्निशन स्टैट्यूटरी कवर मिल गया। तो एक्ट अमेंड्स फैमिली कोड एक्ट 1984 which provide an establishment of family court by states to deal with disputes related to family and marriage। तो जो फैमिली कोड एक्ट 1984 है उसमें बेसिकली ये बताइए कि स्टेट गवर्नमेंट फैमिली वगैरह डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए फैमिली कोड बना सकती हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ इम्पावर्ड टू नोटिफाई डेट्स फॉर द एक्ट टू कम इनटू फोर्स इन डिफरेंट स्टेट। लेकिन जो नोटिफिकेशन देने की पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है। बाकी इस खबर में कुछ भी ऐसा नहीं था जो आए प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। एनमी प्रॉपर्टी क्या होती है, शत्रु संपत्ति कहते हैं इसको। इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया से जो लोग पाकिस्तान चले गए थे उनकी प्रॉपर्टी, या फिर इंडिया से लोग चाइना जो चले गए 1962 वार के बाद उनकी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी कहा जाता है। दीज एनिमी प्रॉपर्टीज आर वेस्टेड इन कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज़ फॉर इंडिया। तो कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया एक जो है जो भी है इंसान, ये सरकार इसको बनाती है, इसके अंडर में ये मैनेजमेंट इसका होता है। सेम वॉज डन फॉर प्रॉपर्टी लेफ्ट चाइना जो लोग चाइना चले गए 1962 के बाद उनकी प्रॉपर्टी के साथ भी सेम यही है। तो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 आया था, उससे ये गवर्नेंस होती है इसकी। इन 2017 अमेंडमेंट टू एक्ट प्रोवाइडेड दैट एनिमी प्रॉपर्टी शैल कंटिन्यू टू वेस्ट इन द कस्टोडियन इवन इफ द एनिमी और एनिमी सब्जेक्ट और एनिमी फर्म सीजेस टू बी एन एनिमी। तो 2017 में अमेंडमेंट जो हुआ है उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई एनिमी अब फॉर एग्जांपल वो नहीं पाकिस्तान और फ्रेंडली स्टेट भी बन जाए तो भी जो प्रॉपर्टी अब चली गई है वो एनिमी प्रॉपर्टी ही रहेगी। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को अमेंड किया गया 2002 को। तो इसमें कुछ रूल्स चेंज करे गए हैं। तो क्या है कि फ्लैग्स को अभी तक रूल ये था कि फ्लैग ऑफ इंडिया को केवल जो है दिन में ही सनराइज से सनसेट तक ही होस्ट करा जा सकता है, लेकिन अब ये हो गया कि नाइट में भी किया जा सकता है, लेकिन ओपन एरिया में, कि ओपन हो और जो है कोई छत वत पे अपने लगा सकता है। तो नाइट के टाइम में भी इसको होस्ट किया जा सकता है, ये चेंज हुआ है। दूसरी बात ये है कि पहले केवल क्या था कि खादी परमिटेड था, ठीक है, हैंड ओवन खादी और हैंड स्पन बेसिकली हाथ से बनाई हुई खादी वगैरह से ही फ्लैग बनाया जा सकता था, लेकिन अब क्या है मशीन मेड पॉलिस्टर को भी यूज़ किया जा सकता है नेशनल फ्लैग बनाने के लिए। तो ये रूल्स में चेंज किया गया, हालांकि ये रूल कोई फॉलो करता नहीं था पहले भी, लेकिन ये है रूल तो रूल ही होता है भाई। उसके बाद नेशनल बिल्डिंग कोड NBC इंडिया 2016, इसके बारे में बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसको कौन डिज़ाइन करता है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने डिज़ाइन किया है नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ जो न्यूज़ में उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहली बॉडी है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ आधार रूल्स में चेंज वगैरह करा है। तो इसमें क्या है कि आपको एक बार एटलीस्ट 10 साल में एक बार आधार को अपडेट करना पड़ेगा, यही रूल है बेसिकली चेंज हुआ। तो आपको UIDAI के बारे में पता होना चाहिए। तो जो आधार एक्ट 2016 है उसके अंडर में ये आया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में ये आता है। ऑब्जेक्टिव आपको पता ही होगा और 12 डिजिट का ये होता है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आधार नंबर्स आर ओनली इशूड टू इंडिविजुअल्स हु हैव रेजिडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days और मोर इन द 12 month बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर आप आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो पिछले 12 महीने में आपको एटलीस्ट 182 days इंडिया में रहना ही पड़ेगा। और जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनका भी आधार कार्ड बनाया जा सकता है उनके पेरेंट्स के बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के बेस पर। तो आपको पहली बात तो इसमें ये पता होना चाहिए
एक चीज़ और कि आधार जो है कोई ये सिटीजनशिप प्रूव करने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये बस आपको ये प्रूव करता है कि आप इंडिया में इस समय रह रहे हैं। तो रेजिडेंस का जो है सर्टिफिकेट है, ना कि सिटीजनशिप का। तो आधार से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन क्या है, UIDAI स्टेट्स दैट बायोमेट्रिक डेटा कलेक्टेड फॉर आधार कैन नॉट बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स और सॉल्व क्राइम्स एज इट डज नॉट कलेक्ट बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन फॉर फॉरेंसिक पर्पज। तो UIDAI ने साफ मना कर दिया है कि इसको जो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वगैरह में हम नहीं आधार डेटा को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम केवल वहीं पर यूज़ कर सकते हैं आधार डेटा को जहाँ पे मैंडेटेड है आधार एक्ट 2016 से। तो आधार एक्ट 2016 में मैंडेटेड है ही नहीं ये चीज़, तो हम इसको नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में एक जो है आर्टिकल है, इसमें बेसिकली ये बताया गया कि CIC में जो पेंडिंग RTI वगैरह बेसिकली RTI एप्लीकेशन वगैरह हैं उनका डिस्पोजल बहुत जल्दी हो रहा है और पेंडेंसी बहुत कम हो रही है। तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या होता है। तो RTI एक्ट 2005 के अंडर में ये आया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है CIC, उसको अपॉइंट करता है और एक कमेटी होती है जिस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर कोई एक होता है नॉमिनेटेड बाय PM। ठीक है, तो इन 3 लोगों की कमेटी से मिलकर ये CIC को नॉमिनेट किया जाता है। इनका टेन्योर ये 3 साल 65 महीने का 65 ईयर ऑफ एज या फिर 3 साल का होता है। हालांकि जो है 2019 में एक्ट पास करके इसको चेंज किया गया है, ये कि जो सर्विस कंडीशन वगैरह है उसको सरकार फिक्स करेगी। सर्विस कंडीशन पहले इस एक्ट में फिक्स थी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन के हिसाब से CIC का भी हो रहेगा, लेकिन जो है अभी जो 2019 का एक्ट सुप्रीम ये अमेंडमेंट बिल पास करा था सरकार ने, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया है कि सरकार सर्विस कंडीशन फिक्स करेगी। तो यही है, बस RTI एक्ट 2005 में आया था, ये आपको पता होना चाहिए। इतना ही है इस खबर में। तो उसके बाद अब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया है कि एक अम्ब्रेला बॉडी होनी चाहिए जिसके अंडर सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो इंडिया की, वो एक साथ बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन और सिंक्रोनाइज वे में काम करें। तो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन कौन सी लॉ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं इंडिया में। तो सबसे पहले CBI है। ठीक है, CBI के बारे में सबको पता रहता है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन पब्लिक ग्रीवेंस मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस, इस मिनिस्ट्री के अंडर में CBI आता है। तो जनरली लोगों को क्या लगता है कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता होगा, लेकिन जबकि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस के अंदर में से ये आता है CBI। तो दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से ये अपनी पावर लेता है और गवर्न भी वहीं से होता है। संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो कि 1962-64 में आई थी, संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको सेटअप करा गया था और CBI डायरेक्टर इसका हेड होता है। और CBI डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करने के लिए 3 मेंबर कमेटी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। अब CVC और लोकपाल वगैरह को भी यही सप्लाई करता है CBI अपना एक्सपर्टीज़ वगैरह। ठीक है, और जो इंटरपोल होता है, इंटरपोल क्या है, इंटरनेशनल पुलिस, तो इंटरपोल का जो कोऑर्डिनेशन एजेंसी इंडिया में है वो CBI है। ठीक है, अब अगला जो है एजेंसी जो कि आजकल बहुत न्यूज़ में रहता है वो है ED किसके अंडर में आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। 1952 में इसको सेटअप किया गया था। ED का डायरेक्टर इसका हेड होता है और वो जो है प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और FEMA, PMLA और FEOA ये सब जो एक्ट है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, इन सब एक्ट्स के अंदर में जो भी क्राइम्स वगैरह होते हैं उनको ये ED देखता है। उसके बाद SFIO क्या है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर में आता है। ED के डायरेक्टर ही इसको भी हेड करते हैं और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है कंपनीज एक्ट के अंदर में। ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंदर में है, जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो ED है वो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, केवल एक एजेंसी है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। जबकि जो ये है SFIO एक ही स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है कंपनीज एक्ट में, इसके बारे में बताया गया है। इसके भी डायरेक्टर होते हैं और ये जो है इसमें इसके मेंबर जो है स्पेशलाइज्ड लोग भी होते हैं, चार्टर अकाउंटेंट वगैरह ये लोग भी होते हैं। तो कंपनीज लॉज के अंदर कोई फ्रॉड वगैरह होता है तो उसको ये देखती है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को है
उनको जो है पॉलिसीज़ लॉज वगैरह बनाने में असिस्ट भी करती है बॉडी। अगली एजेंसी भाई साहब है एनआईए। एनआईए कहाँ पे आती है? होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। 2008 26/11 का हमला हुआ था, उसके बाद इसको सेटअप करा गया था और अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है। तो इसमें क्या है कि अब एनआईए जो है इंडिया के अलावा अगर विदेशों में भी कोई टेरर केस वगैरह होता है तो अगर सरकार परमिशन देती है तो एनआईए बाहर जाकर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ठीक है। इसके अलावा सीबीआई के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि 4 तरीके का केस सीबीआई लेती है। पहला एंटी करप्शन, दूसरा है स्पेशल क्राइम्स, तीसरा इकोनॉमिक ऑफेंस और सो मोटो केसेस। तो इन 4 तरह के केसेस ले सकती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि सीबीआई होल्ड्स द पावर टू ऑथोराइज द सेंटर होल्ड्स द पावर टू ऑथोराइज द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम इन द स्टेट ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो अगर कोई स्टेट में क्राइम हो रहा है, अगर उससे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन उसको करानी है तो स्टेट का कंसर्न होना चाहिए। जनरली स्टेट सारे ऑलरेडी कंसर्न पहले ही कंसेंट बेसिकली दे दिए होते हैं, लेकिन कहीं कहीं इसको कंसेंट को विदड्रॉ, जैसे वेस्ट बंगाल ने विदड्रॉ कर लिया था, न्यूज़ में था। तो कंसेंट होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का। सीबीआई ऐसे अपने मन से जाके नहीं कर सकती। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई ऑर्डर देती है, अगले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने सीबीआई को ऑर्डर देके बोला कि जाके आप करिए फलाने केस का इन्वेस्टिगेशन, तो फिर सीबीआई को करना पड़ेगा और वहाँ पर कंसेंट ऑफ स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इम्पोर्टेंट न्यूज़ में अपना थोड़ा ये जो है सीवीसी आ जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सीवीसी के बारे में पता होना चाहिए कि 1964 में सेटअप किया गया है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंटमेंट इसका करते हैं, जो भी इसके स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ये सीवीसी। और 4 साल का टेन्योर होता है, फिर 65 साल एज, ये पता होना चाहिए। उसके बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? ये भी स्टैच्यूटरी बॉडी है। और कॉसी जुडिशियल अथॉरिटी है, सिविल कोर्ट की पावर होती है इसको। तो कोई मतलब जर्नलिज्म से रिलेटेड कोई केस वगैरह हो रहा है, कहीं पे उल्टा सीधा काम कर रहे हैं ये लोग जो प्रेस वाले हैं, तो ये उसका निपटान करती है। तो चेयरमैन इसका जनरली सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज होता है और 28 मेंबर की बॉडी होती है और इसको वॉच डॉग ऑफ प्रेस भी कहते हैं इंडिया में। अगला सेक्शन में हम आते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस। तो गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसको हम इस सेक्शन में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में है। तो दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 वाज इनेक्टेड दैट सीक्स टू रीयूनिफाई 3 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी। तो दिल्ली एमसीडी में 3 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस थी, अब उनको यूनिफाई कर एक कर दिया गया है इस एक्ट के थ्रू। तो ये एक्ट पार्लियामेंट ने पास करा है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर जो म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं उनसे रिलेटेड कोई एक्ट वगैरह बनाने की पावर किसको है दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस एक्ट में ऐसा और कुछ खास नहीं है, बस यही है कि यूनिफाई कर दिया गया है। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में पता ये आपको होना चाहिए कि सबसे पहले मद्रास में 1688 में अंग्रेज़ों ने सेटअप करा था म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। उसके बाद बॉम्बे और कलकत्ता में भी सेटअप करा गया था। लॉर्ड रिपन, ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है दोस्तों, कि लॉर्ड रिपन को जो है कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस को। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस में जो इलेक्शंस हैं सबसे पहले लॉर्ड रिपन के ज़माने में हुआ था इंट्रोड्यूस। उसके बाद 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें पार्ट 9A किया गया, जिसमें म्यूनसिपल बॉडीज़ वगैरह की बात करी गई है। आपको पता होना चाहिए पंचायती वाला ये भी सिस्टम 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है उसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करता है भैया, उसको करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट्स बाय एक्ट्स ऑफ कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर एंड इन यूनियन टेरिटरीज बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो जो स्टेट्स में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हैं उनको सेटअप करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक्ट पास करती है, लेकिन यूटीज़ में करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट पास करती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि ऑडिटिंग करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, उसने ऐसे बोला कि हम करना चाहते हैं ऑडिट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की भी ऑडिट करना चाहते हैं। अभी प्रेजेंट में क्या सीन है? At present, CAG has presence in state capitals at its accountant general's office and is responsible for auditing accounts of state government.
तो जो अकाउंटेंट जनरल ऑफिस होता है वो ऑडिट करता है स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को, while the government department draw funds from consolidated fund, the PRIs draw money from separate fund accounts kept in bank और treasury। तो भैया जो PRI मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होती हैं, इनको जो फंडिंग मिलती है वो किसी बैंक अकाउंट या ट्रेजरी, स्टेट गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी होती है उसके थ्रू फंडिंग मिलती है। तो वो एम्बिट में नहीं आते हैं इनके, किसके एम्बिट में, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस के एम्बिट में आते नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड से जो पैसा खर्चा होता है वो तो कैग कर सकता है ऑडिट, लेकिन ट्रेजरी वाला नहीं कर सकता। तो कैग ने बोला कि हम करना चाहते हैं लेकिन, ठीक। तो आपको कैग के बारे में पता होना चाहिए। तो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है अपॉइंट, 6 साल का टर्म होता है या फिर 65 साल उम्र होनी चाहिए। और सर्विस कंडीशन कैसी होती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है वैसी होती है भैया। अब ऑडिट वगैरह की अगर बात करें तो लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट पहले 1880 में क्रिएट किया गया था टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज एंड अदर लोकल फंड्स बाय एन ऑफिसर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट स्टाइल्ड एज एग्जामिनर ऑफ लोकल अकाउंटेंट अटैच्ड टू द ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल। तो ये भी किसके टाइम में किया गया था, लॉर्ड रिपन के टाइम में सबसे पहले किया गया था। उसके बाद 1982 में जो है आया कुछ रिफॉर्म, फिर 1992 में आया रिफॉर्म। 1992 में बेसिकली क्या हुआ कि इसको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑडिट कहाँ पे आ गया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में आ गए। फिर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में भी क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर थी कि स्टेट जो है लॉ बना सकती है PRIs के ऑडिट करने के लिए, ठीक। उसके बाद डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड की बात अगर करें हम, तो सरकार चाहती है कि लैंड रिकॉर्ड्स जो इंडिया में है वो सब डिजिटलाइज हो जाए। तो इसके लिए बहुत सारी स्कीम वगैरह है, और जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट ये DILRMP क्या है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम सरकार ने स्टार्ट करा। किस लिए स्टार्ट करा भैया, इसीलिए स्टार्ट करा है ताकि जो लैंड वगैरह है उनका डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सब डिजिटलाइज हो जाए। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये है कि टू अशर इन अ सिस्टम ऑफ अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स ऑटोमेटेड एंड ऑटोमेटिक म्यूटेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन बिटवीन टेक्सचुअल एंड स्पेशल रिकॉर्ड। टेक्सचुअल स्पेशल रिकॉर्ड का मतलब जो प्रेजेंट ग्राउंड पे है और जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसमें इंटीग्रेशन होना चाहिए। इंटर कनेक्टिविटी बिटवीन रेवेन्यू एंड रजिस्ट्रेशन टू रिप्लेस द प्रेजेंट डीड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रिजम्पशन टाइटल सिस्टम, दैट बेसिकली विवाद सब हो जाए खत्म और एक प्रॉपर तरीके से ये काम हो, इसके लिए ये प्रोग्राम चलाया सरकार ने। क्या प्रोग्राम है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। किसके अंडर में आता है भाई साहब, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है। 3 मेजर कंपोनेंट हैं, पहला कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, दूसरा क्या है सर्वे रीसर्वे, और तीसरा क्या है कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, लैंड का रजिस्ट्रेशन, ठीक। और इसके अलावा और क्या मेजर्स लिए गए हैं सरकार द्वारा डिजिटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। तो सबसे पहला है नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NGDRS, ये स्टार्ट करा गया। उसके बाद ULPIN सिस्टम भी स्टार्ट किया गया। इसमें क्या है कि लैंड को यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे हर इंसान को एक आधार नंबर मिल गया है उसी तरह हर लैंड को एक ULPIN नंबर मिल जाएगा, तो उससे बहुत आसानी होगी मैनेजमेंट करने में। उसके बाद भू नक्शा हो गया अपना, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, जिसको स्वामित्व स्कीम भी कहते हैं, ठीक है। स्वामित्व स्कीम से मुझे जहाँ तक याद आ रहा है एक बार प्रीलिम्स से कहीं पे क्वेश्चन भी आ चुका है। स्कीम्स टू डिमार्केट इनहेबिटेड लैंड एंड प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ राइट प्रॉपर्टी कार्ड इन रूरल एरियाज फॉर द लेटेस्ट सर्वेइंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो स्वामित्व स्कीम में ड्रोन से सर्वे करके लैंड रिकॉर्ड वगैरह ये सब चीज़ें और जो है प्रॉपर्टी कार्ड वगैरह दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो इनहेबिटेड एरियाज़ हैं, इनहेबिटेड एरियाज़ को आबादी एरिया भी कहा जाता है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का कुछ जो है जैसे 1-2 प्रोग्राम है, जैसे भूमि प्रोजेक्ट क्या है, कर्नाटका स्टेट से रिलेटेड है। सेंटर और कर्नाटका दोनों मिलकर इस पर भूमि प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उसके बाद तेलंगाना का क्या है, धारनी प्रोजेक्ट है। तो ये सब भी यही सब है, लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन वगैरह की बात इसमें करी गई है। अगली खबर दोस्तों ये है कि लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करी गई। इसमें क्या, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज साइंड अ जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने साइन करा है भाई साहब। अब लोकलाइजेशन करने का बेनिफिट क्या होगा कि अडॉप्ट कर लिया जाए, SDGs को अडॉप्ट कर लिया जाए। SDGs के बारे में पता होना चाहिए, 17 है जो है, और आप अगर नंबर याद कर लें तो मेंस एग्जामिनेशन में कहीं लिख सकते हैं। प्रीलिम्स में तो नहीं पूछेगा, लेकिन मेंस में आप कोट कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं अपने आंसर में, थोड़ा एनरिच हो जाएगा आंसर।
तो पावर्टी वगैरह और ये सब चीज़ों के बारे में SDG है। तो एफर्ट टेकन फॉर लोकलाइजेशन ऑफ SDGs क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि SDG का इम्प्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन करने की जो एजेंसी है वो नीति आयोग है इंडिया में। ठीक, 2 मैंडेट है इसको, ट्विन मैंडेट है। पहला ओवरसीइंग एडॉप्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ SDG इन कंट्री, और दूसरा प्रमोट कॉपरेटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और नीति आयोग जो है एक रिपोर्ट हर साल लॉन्च करती है जिसका नाम है SDG इंडिया इंडेक्स। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया कि SDG इंडिया इंडेक्स कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग करता है SDG इंडिया इंडेक्स। इसके अलावा भैया स्पोर्ट्स गवर्नेंस के बारे में खबर है काम की, क्योंकि क्या हुआ कि जो फीफा है उसने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF को क्या कर दिया, उसका रिकॉग्निशन ख़त्म कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो AIFF है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करा और सब चेंज वेंज करा, तो फिर दोबारा जो है ये क्या कहते हैं फीफा ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक, तो अब ये खबर तो है, लेकिन अब खबर के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स का गवर्नेंस इंडिया में कैसे होता है। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स कोड में की रिक्वायरमेंट है किस चीज़ के लिए, कि अगर कोई नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, नेशनल लेवल की कोई स्पोर्ट फेडरेशन है तो उसके लिए ये 8 की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले ये है कि किसी प्रोपराइटरी फर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वॉलंटरी रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। स्टेचुरी रिकॉग्निशन मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और जो बाहर की एजेंसीज हैं वहाँ से रिकॉग्निशन हो जाए, और मस्ट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह होना चाहिए, ठीक है। मोर देन 3 years ऑफ एग्जिस्टेंस एंड एफिलिएटेड यूनिट्स इन एटलीस्ट 2-3 स्टेट्स यूटीज़, 2-3 स्टेट्स और यूटीज़ में इसके एफिलिएटेड यूनिट्स होने चाहिए, 3 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है। इलेक्शंस होने चाहिए, एज और टेन्योर कुछ है, स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब अगर फॉर एग्जांपल फुटबॉल से रिलेटेड है तो फुटबॉल के स्पोर्ट्स के जो लोग हैं वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ऑफिस अकाउंट ये सब चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, RTA वगैरह के दायरे में आनी चाहिए। ये तो हो गया अगर कोई स्पोर्ट्स कोड के अंदर में अगर की रिक्वायरमेंट क्या है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए। अब अगला सिस्टम यहाँ पे आता है हमारा कि जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में 2 पार्ट आते हैं। सबसे पहले ये है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर में आता है साई क्या है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साई क्या मैनेज करता है, ट्रेनिंग सेंटर और स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को मैनेज करता है। किसको मैनेज करता है साई, जो भी सरकारी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स हैं इनको मैनेज करता है SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ये किसको देखता है भैया, ये देखता है स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन को और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन NSF और SOA को मैनेज करता है। बाकी फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह और स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये जो MOEAS है मिनिस्ट्री ही देती है इसको, ठीक है। और ये जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ये ऑर्गेनाइज कराते हैं स्पोर्ट्स के इवेंट्स वगैरह को। इसके अलावा दोस्तों ये इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं जो काम का प्रीलिम्स में आए। अगला खबर हम देखते हैं कि जो IAS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उनके रूल्स फॉर रेजिग्नेशन एंड रीइंस्टेटमेंट ऑफ IAS ऑफिसर्स। इसमें क्या है कि एक जो है 2019 में क्या है कि एक IAS ऑफिसर साहब ने रिज़ाइन कर दिया था, 2 साल तक रेजिग्नेशन में रहे हो और उसके बाद उन्होंने रेजिग्नेशन वापस ले ली और वो फिर से बन गए IAS। उनका नाम उससे शाह फैजल था, इसमें इस डॉक्यूमेंट में लिखा नहीं है। जम्मू कश्मीर बैच के और टॉपर ऑपर भी थे अपने ज़माने के, बहुत जो भी था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि एज पर द DCRB रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट में परमिट एन ऑफिसर टू विदड्रॉ हिज हर रेजिग्नेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट कर सकती है कि अपना जो है रेजिग्नेशन वापस ले लें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन वेयर अ मेंबर इज एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टीज। तो अगर लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट हुए रहेंगे तो रेजिग्नेशन आपका विड्रॉ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ कौन है जो रेजिग्नेशन लेती या फिर विड्रॉ करती हैं। उसमें क्या है कि अगर आप IAS वगैरह हैं तो आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट एट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल DOPT का जो डिपार्टमेंट है उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है। IPS के केस में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है और फॉरेस्ट सर्विस के केस में मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद दोस्तों नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSCSTI। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन हैज लॉन्च्ड नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSCSTI।
इसमें क्या हुआ कि सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट जो बनाएगी सरकार, उसके लिए 8 पिलर्स वगैरह एक्सीलेंस के ये सब बनाए गए हैं वगैरह वगैरह। पिलर्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो मेंस के लिए याद कर सकते हैं, लेकिन चांस बहुत कम है कि मेंस में इससे क्वेश्चन आएगा। तो गवर्नेंस का वैसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये NSCSTI है, इसको डेवलप कहाँ से करा गया है ब्रदर? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, CBC के हेडक्वार्टर में इसको डेवलप किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि CBC क्या होता है। CBC क्या है कि गैजेट ऑफ इंडिया 2021 से में इसको बनाया गया है, और ये 3 मेंबर की बॉडी होती है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। और आपको जैसे नाम से ही पता लग रहा है इसका काम क्या होता है कि बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी एंड शेप अ यूनिफॉर्म अप्रोच, फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल स्टेट ऑफ सिविल सर्विसेज रिपोर्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि एनुअल स्टेट ऑफ सिविल सर्विसेज रिपोर्ट कौन बनाता है दोस्तों? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। उसके बाद इंडिया became the first country in the world to come out with a unique model to create a standard for civil service training institution at national level। और इसके अलावा सिविल सर्वेंट्स वगैरह के इम्प्रूवमेंट वगैरह और इन सब चीज़ों के लिए और क्या क्या मिशन चलाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। मिशन कर्मयोगी के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या है? iGOT प्लेटफॉर्म है। iGOT का मतलब इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें सिविल सर्वेंट्स वगैरह को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। इनके रैंक, इट इज़ एन integrated government online training platform which allows all government servants irrespective of their rank to undergo continuous training depending on their domain areas। रैंक वैंक से मतलब नहीं है, सब गवर्नमेंट सर्वेंट को इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आरएम मिशन है, ठीक है, नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी, लेटरल एंट्री वगैरह ये है। आरएम मिशन में भी यही सब ट्रेनिंग। तो दोस्तों पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कमिश्नरेट सिस्टम है सबसे पहले कोलकाता में बनी थी अंग्रेज़ों के द्वारा। और अगर किसी भी एरिया को पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में लाना होता है तो सबसे पहले उस डिस्ट्रिक्ट को मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर करा जाता है CRPC के अंडर में, और ये कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है। अब जो है 2 तरीके के होते हैं, ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम और एक PCS सिस्टम। ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जनरली एक IAS ऑफिसर होता है, उसको ज़्यादा पावर्स होती हैं और SP को थोड़ी कम पावर होती हैं। तो किसी को अरेस्ट वारंट वगैरह ये कौन करेगा? DM इशू करेगा। और अगर मान लीजिए CRPC में 144 वगैरह लगाना है तो DM का ऑर्डर होगा तभी होगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी DM का ऑर्डर लगेगा। तो दोस्तों लेकिन जो PCS सिस्टम होता है वो क्या होता है कि सेक्शन 144 वगैरह, CRPC वगैरह, इन सब चीज़ों का जो है पावर किसको मिल जाती है दोस्तों? कमिश्नर ऑफ पुलिस को मिल जाती है। और CPI मतलब CP जो है, कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है, इज ड्रॉन फ्रॉम डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल रैंक और अबव। तो DIG रैंक का ऑफिसर होता है भैया, ठीक है। सच पुलिस ऑफिसर हैज़ पावर ऑफ प्रिवेंटिव अरेस्ट इम्पोजिंग सेक्शन 144 CRPC एक्ट एंड इनिशिएट चैप्टर प्रोसीडिंग्स। ऑफिसर ऑल्सो हैज़ मिनिस्ट्रियल पावर इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू रेगुलेशन, कंट्रोल एंड लाइसेंसिंग। मजिस्ट्रियल पावर्स भी आ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है, रेगुलेशन, कंट्रोल और लाइसेंसिंग से रिलेटेड। वेरियस कम्युनिटीज हैव रिकमेंडेड PCS इम्प्लीमेंटेशन इन सिटीज विच हैव पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख। तो जनरली 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली शहरों में ये सिस्टम लाया जाता है। मुंबई वगैरह में ऑलरेडी है। यूपी में जो है अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है ये सिस्टम। तो लखनऊ, नोएडा और कानपुर और वाराणसी, ये 4 शहर में यूपी के भी हो गया है ये सिस्टम। उसके बाद ये दोस्तों बिल्कुल ही बेकार न्यूज़ है, प्रॉबिटी पोर्टल बेकार है। अब आपको अगला मेघ EA प्रोजेक्ट क्या है? मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। इसमें क्या है? मेघ EA प्रपोजल सिस्टम रिसेंटली ऑन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम अवार्ड इसको मिला है, मेघ EA प्रोजेक्ट को। तो ये क्या है? मेघ EA प्रोजेक्ट एम्स टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी एंड गवर्नेंस फॉर पीपल यूजिंग पावर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज ने लॉन्च करा है इसको। गवर्नेंस इनिशिएटिव है ये, ठीक है। 6 पिलर्स हैं। 6 पिलर में क्या है? एनवायरनमेंट, गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइमरी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद दोस्तों ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि 60 कंट्रीज़ ने इसको साइन करा है। US, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, ये लोगों ने करा है। और जो बड़ी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसमें को साइन नहीं करा उसमें इंडिया, चाइना और रशिया, ठीक है। इंडिया, चाइना और रशिया ने साइन नहीं करा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम है उसको भी इंडिया ने साइन नहीं करा है। तो डेटा शेयरिंग प्रोविजन ऑफ बुडापेस्ट कन्वेंशन इन्फ्रिंजेस ऑन नेशनल सॉवरेनिटी, ऐसा इंडिया ने बोला।
प्रेजेंटली इट इज़ द ओनली लीगल बाइंडिंग मल्टीलेटरल कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो जो बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम है, ये केवल एक ही दुनिया में ऐसा मल्टीलेटरल लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है ऐसा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक्स वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर WGI, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर अगर कोई बदले बात क्या है तो ये वर्ल्ड बैंक का है। तो इंडिया का जो है इसमें स्कोर बहुत ही अच्छा नहीं था, तो पीयर कंट्रीज से रिलेटेड में इंडिया का स्कोर अच्छा नहीं था, 6 डायमेंशन पे ये वगैरह करता है, ठीक है। बाकी WGI रिपोर्ट एग्रीगेटर इंडिविजुअल गवर्नेंस इंडिकेटर फॉर ओवर 200 कंट्रीज वगैरह का करता है, 1996 से देख रहा है ये वगैरह वगैरह। उसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स WPFI 2022, इसको पब्लिश करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, और एक ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया रिसेंटली स्लीप्ड 8 प्लेस, तो इंडिया की हालत इसमें बहुत ख़राब हो गई, 150 रैंक है इंडिया की, ठीक। उसके बाद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA 2021, तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड NESDA इन 2019 टू एक्सेस स्टेट UT एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ऑन डेप्थ ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस करती है, और 2019 में जो है इसको स्टार्ट करा गया था, ठीक है। अब 2021 में रिपोर्ट आई है जिसमें ज़्यादा ऐसी कोई बात है नहीं, रिपोर्ट में ऐसी कोई खास बात है नहीं, ठीक। सेंसस टाउन क्या होता है दोस्तों? सेंसस टाउन वो होता है जो गांव भी नहीं होता और टाउन भी नहीं होता है। तो सेंसस टाउन्स आर एरियाज दैट आर नॉट डिफाइंड एज अ टाउन बाय स्टेट गवर्नमेंट बट हैव अर्बन कैरेक्टरिस्टिक। तो अर्बन कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, 4000 से ज़्यादा पॉपुलेशन होना चाहिए, 400% पर स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है डेंसिटी होनी चाहिए, और मेल नॉन फार्म वर्कफोर्स 75% आदमी लोग जो है नॉन फार्म एग्रीकल्चर के अलावा एक्टिविटीज़ करें, तो उसे सेंसस टाउन कहते हैं, ठीक है। तो सेंसस टाउन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। उसके बाद दोस्तों ई गवर्नेंस सर्वे 2022 है, इसमें क्या है? ई गवर्नेंस सर्वे 2022 द फ्यूचर ऑफ डिजिटल गवर्नमेंट वाज रिलीज्ड बाय UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको कौन रिलीज करता है? UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ठीक है। तो इंडिया की रैंक जो है 105 किस में है? ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स में, और 61 है ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स में, और इंडिया की रैंक खराब हुई है। और ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1 है डेनमार्क, और ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स में नंबर 1 है जापान। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट की बात करी गई है, इसमें जो है आपको ये पता होना चाहिए, बस ये कुछ मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला दिया और छोड़ दीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि NR माधवन मेनन कमेटी, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी दोस्तों, NR माधवन मेनन कमेटी, और इसने सजेस्ट करा कुछ पॉलिसीज जो कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर देके इसको माना है। पहला ये है कि किसी भी सरकारी विज्ञापन में पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल, लोगो ये सब नहीं होना चाहिए, ना किसी नेता वेता का होना चाहिए, ना मंत्री का होना चाहिए। केवल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, ये 4 लोगों के अलावा और किसी की फ़ोटो होनी नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स क्या है दोस्तों? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स बेसिकली है कि इट इज़ पब्लिश बाई वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट पब्लिश करता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जो कि US बेस्ड एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है। 8 फैक्टर होते हैं इसमें, छोड़ दीजिए। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड NESL, ये क्या? NESL इज इंडियाज फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, इट इज रजिस्टर्ड विद इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया under aegis of Insolvency and Bankruptcy Code. Primary role of NESL is to serve as a repository of legal evidence holding the information pertaining to any debt claim. ठीक है, लीगल एविडेंस वगैरह को ये रखता है अपने पास, और ये डेप्ट क्लेम वगैरह मतलब कंपनीज वम्पनीज से रिलेटेड ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का PT 365 जो अभी तक आया है वो ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम अगला कुछ डिस्कस करेंगे, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़िए लिखिए, मौज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।